लाला जी, सूखा पड़ने से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। देखो भाई, मैं ऐसे किसी को पैसे नहीं देता। अगर हाँ, तुम्हारे पास कुछ रखने को है गिरवी तो रखो और पैसे ले जाओ। नहरपुर कोई साधारण गांव नहीं था। वो गांव सांस लेता था, दिन में धूल से, रात में आहों से। सुबह जब सूरज निकलता तो पहले खेतों को नहीं, किसानों की झुकी कमर को छूता। फूलचंद हर सुबह अपने घर की किवाड़ खोलता तो वह सबसे पहले जमीन को देखता, जैसे पूछ रहा हो, आज भी साथ देगी ना। धनिया फूलचंद की पत्नी नहीं, उसके खेत की परछाई थी। वो जानती थी किस दिन बीज बोया गया, किस दिन उम्मीद बोई गई। रात को जब फूलचंद चुप रहता, धनिया उसके पैर में तेल लगाते हुए कहती, हम गरीब सही पर बेईमान नहीं हैं। रघु का बचपन खेतों में ही बीता था। पहली बार वह गिरा मिट्टी में, पहली बार वो रोया मिट्टी में, पहली बार हंसा भी तो मिट्टी में ही। फूलचंद उसे पास बैठाकर उसे समझाता, देख बेटा, ये खेत तेरी किताब है। शहर ने रघु को बदल दिया। वो अब मिट्टी से नहीं, मोबाइल से बात करता था। गांव लौटता तो चप्पल बाहर उतरने में झिझकता। एक बार बोला, हाँ, बदबू आती है। फूलचंद ने कुछ नहीं कहा, पर उस दिन पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि मेरा बेटा मिट्टी से नहीं, शहर की हवा से जुड़ने लगा है। सूखे की मार। सूखा सिर्फ खेत नहीं जलाता, वो रिश्तों को भी सुखा देता है। धूप में धान झुलस गया, धनिया ने आधी रोटी खाना शुरू किया। फूलचंद ने भी आधी रोटी खाना शुरू किया। फूलचंद 5 बार ब्लॉक ऑफिस गया। हर बार एक नई वजह से फूलचंद को भगा दिया जाता था। फूलचंद बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने पहली बार अपनी आंखें पोंछीं और घर गया। उसने अपनी पत्नी को सब बात बताई। पत्नी ने सलाह देते हुए कहा, क्यों ना एक बार लाला जी से बात कर लो, शायद कुछ मदद मिल जाए। फूलचंद ने सोचा, सही बात है, मदद मांग ही लेता हूँ। अगली सुबह लाला जी, सूखा पड़ने से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। देखो भाई, मैं ऐसे किसी को पैसे नहीं देता। अगर हाँ, तुम्हारे पास कुछ रखने को है गिरवी तो रखो और पैसे ले जाओ। लाला जी, मेरे पास कुछ नहीं है।
सेठ जी, बस थोड़ी सी जमीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ। हाँ, तो उसी को रख दो ना। सेठ जी, अगर मैंने जमीन रख दी गिरवी तो मैं किस में खेती करूँगा और क्या खाऊंगा? मैं मजबूर हूँ फूलचंद। हम दोनों मजबूर हैं, पर भूख मेरी है। और फूलचंद ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी और घर में आके अपनी पत्नी को बताया। अगले दिन फूलचंद का एक बैल भी था, उसका नाम लालू था। लालू सिर्फ बैल नहीं था, वो फूलचंद का साथी था जिसने फूलचंद का हमेशा साथ दिया था। पर अब वो बीमार था। लालू ज़मीन में गिर पड़ा। फूलचंद ने उसकी आँखों में देखा, जैसे कि वो बोल रहा हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब जा रहा हूँ। और लालू ने आखिरी सांस ली। उस रात फूलचंद ने खाना नहीं खाया। फूलचंद का जैसे सब कुछ चला गया हो। वो परेशान रहने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन गांव में ढोल पीटा गया। फूलचंद की ज़मीन नीलाम होगी। फूलचंद को जब यह बात पता चली, वो खेत की ओर भागा। फूलचंद ने खेत की मेड़ पकड़ ली। उसने नहीं छोड़ा। लाठी पड़ी, खून निकला, मिट्टी लाल हो गई, पर उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। जब वो घर लौट कर आता है, फूलचंद की पत्नी धनिया, वो भी इन सब चीज़ों की वजह से बीमार रहने लगी थी। एक दिन वो भी मर गई। अब फूलचंद बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो खेत किनारे बैठ के सोचता कि अब बस तू ही बची है मेरे पास। अब वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ खेत में अकेले बैठता। जब लोग उसे देखते या कहते, यह वो मुस्कुरा देता। बिना बीज के बीज बोए। जब बारिश आई, फूलचंद नाच नहीं पाया, वो बस मिट्टी में लेट गया। अगली सुबह जब सब लोग खेतों में आए तो उन्होंने देखा कि वो उठा नहीं। हाथ में मिट्टी थी, चेहरे पर शांति। रघु को जब पता चला, वो भाग के आया। उसके माता पिता की मौत ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। फूलचंद को गए 3 महीने हो चुके थे, पर नहरपुर अभी वैसा नहीं था। गांव में लोग थे, घर थे, खेत थे, पर हिम्मत नहीं थी। फूलचंद की मौत के बाद गांव जैसे सिर झुकाकर चलने लगा था। आती थी, पहले हल्की आवाज़ आती थी, अब सिर्फ खामोशी। पीपल के नीचे जहाँ बुजुर्ग बैठते थे, अब कोई नहीं बैठता। लोग कहते, किसान मर गया, अब किससे बातें करें। रघु शहर से लौटा, पर इस बार सूट नहीं पहना था उसने। साधारण कुर्ता, पाँव में चप्पल और आँखों में अपराध बोध।
वो सीधे खेत में गया, मिट्टी उठाई, लंबी सांस ली। लाला जी फिर आया। अब बेटे से बात करेंगे। लाला जी, जमीन नहीं बिकेगी, पूरा गांव बिकेगा बेटा। ये बात रघु के दिमाग में घर कर गई। पहली बार गांव की चौपाल भरी, औरतें भी आई। रघु ने कहा, आज हम चुप रहे ना तो कल को हमारे बच्चों के पास मिट्टी नहीं बचेगी। फूलचंद भी लड़ा था, मर गया। वो हारे नहीं थे, उन्होंने हमें जगा दिया। रघु ने खाली पंचायत भवन खोला, नाम रखा मिट्टी पाठशाला। यहाँ पढ़ाने जाने लगा, मिलकर खेती, बिना साहूकार के बीज बचाना, पानी बचाना। पहले तो हंसी उड़ाई गई, फिर लोग आने लगे। धनिया की मौत के बाद औरतें चुप थीं, पर अब वे आगे बढ़ीं। हम आधी रोटी खाएंगे, पर खेत नहीं बिकने देंगे। सरकारी नोटिस आया, जमीन अधिग्रहण। कागज में लिखा था विकास परियोजना। रघु समझ गया। रात को रघु खेत में बैठा, हवा चली, पीपल हिला, ऐसा लगा जैसे फूलचंद कह रहा हो, डर मत रघु, मैं तेरे साथ हूँ। रघु रो पड़ा। अगली सुबह पूरा गांव खेत में बैठ गया, ना नारे, ना कोई पत्थर, बस मिट्टी हाथ में। अफसर आए और बोले, हटो, पर कोई नहीं हटा वहां से। ऐसे ही बैठे रहे सब लोग। किसी की बात नहीं मानी किसानों ने। मजबूरी में आकर अफसरों को जाना पड़ा, और ये नहरपुर की पहली जीत थी। गांव में पहली बार सांस ली गई सुकून की। आज नहरपुर में सामूहिक खेती, साहूकार नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, औरतें फैसले लेती हैं। रघु रोज फूलचंद की मिट्टी वाली मुट्ठी एक पेड़ के नीचे रखता है और कहता है, बाबा, अब गांव नहीं झुकेगा। पीपल की पत्तियां हिलती हैं जैसे आशीर्वाद दे रही हों। कुछ दिन बाद फिर से सुबह नहरपुर में डाकिया आया। उसके हाथ में सिर्फ लिफाफा नहीं था, डर था। पंचायत की दीवार पर नोटिस चिपकाया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, विकास परियोजना हेतु। लोग पढ़ नहीं पाए, पर समझ गए। मिट्टी फिर कांप गई, खुशी फैल गई। रघु ने कुछ नहीं बोला, बस सबको देखा। रघु अपने घर लौटता है, तभी उसे अपनी माँ की बोली एक बात याद आती है, बेटा, तेरा बाप अकेला था, पर तू अकेला नहीं है। रघु की आंखें भर आईं। दूसरे दिन जीपें आई, कलेक्टर आया। कलेक्टर बोला, आप लोगों को विकास चाहिए या पिछड़ापन, क्यों नहीं आप लोग समझ रहे? रघु ने पहली बार सीधे सवाल किए। जिस विकास में हम घर से बेघर हो जाएं, वो विकास किस काम का? अफसर चुप हो गया। साहब, आप खुद सोचिए ना। और वो सोचने लगा। वो सोच रहा था और समझ भी रहा था कि सही है, अगर ज़मीन ले ली जाएगी तो गांव वाले कहाँ जाएंगे।
और वे सब कुछ समझ के देख के मान गए। गांव वालों को उनकी ज़मीन देकर चले गए। गांव में फिर से खुशियों का वो ही माहौल हो गया।